Students, I am Dr. Anita Kuthari, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल समझाई थी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ लिगेंड्स। आज मैं बताऊंगी कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो आपको याद होगा बच्चों, मैंने कहा था कि डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G की ऊर्जा कम हो जाती है और EG की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। यानी जो डिस्टेबलाइजेशन होता है वो होता है -0.4 डेल के बराबर, और जो स्टेबलाइजेशन होता है EG ऑर्बिटल का वो होता है +6 डेल ओ के बराबर। ओके, तो जो फॉर्मूला है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने का वो है -0.4x + 0.6y डेल ओ प्लस ए पाई। हियर x इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, क्योंकि T2G की ऊर्जा कम हो रही है ना, तो एनर्जी लिबरेट हो रही है और वो है -0.4 डेलो के बराबर। तो हम जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -0.4 से। ओके, और क्योंकि जब EG है उसकी एनर्जी बढ़ रही है और वो 0.6 डेलो के बराबर है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल, है ना। तो y इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल। ओके, a इज़ द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एंड पाई इज़ द एवरेज पेयरिंग एनर्जी, औसत युग्मन ऊर्जा कहलाती है। ओके, नाउ अब दो चीज़ हमारे लिए समझनी जरूरी है, और वो है, एक तो है डेल ओ। डेल ओ जैसा कि हम हमेशा से जानते हैं, दिस इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG ऑर्बिटल। ओके, एंड पाई इज़ द एवरेज पेयरिंग एनर्जी, औसत युग्मन ऊर्जा। पेयरिंग एनर्जी दो चीज़ों की मिलकर बनी होती है, वन इज़ द कोलम्बिक रिपल्शन एंड सेकेंड इज़ द एक्सचेंज एनर्जी। Okay, so the Coulombic repulsion is, this is the electron repulsion, and this is the amount of energy required to pair up an unpaired electron present in the orbital। यानी किसी ऑर्बिटल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं कोलम्बिक रिपल्शन। नाउ द एक्सचेंज एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी पैरेलल। यानी जो पैरेलल इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन को एंटी पैरेलल करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी, यानी कि विनिमय ऊर्जा। ओके, नाउ लिगेंड्स हैविंग लेस वैल्यू ऑफ डेलो आर नोन एज वीक फील्ड लिगेंड्स, whereas ligands having हायर वैल्यू ऑफ डेलो आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। यानी अगर हम लिगेंड्स को उनकी प्रबलता के क्रम में जमाएं तो आप देखिएगा CO, साइनाइड, NO, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इस तरह से हम सीरीज बना सकते हैं। इसमें आप अमोनिया तक के लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कह सकते हैं और बाकी के लिगेंड्स को आप वीक फील्ड लिगेंड्स कह सकते हैं। अब दो तरह की हमारे पास कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये कि युग्मन ऊर्जा की जो एवरेज पेयरिंग एनर्जी है वो कम हो डेलो के कंपैरिजन में, एंड नंबर 2, एवरेज पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन एज कम्पेयर टू द डेलो, राइट। अगर डेलो की वैल्यू, पाई की वैल्यू कम हो डेलो की कंपैरिजन में, तो क्योंकि युग्मन ऊर्जा की वैल्यू कम है ना, एवरेज पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विल प्रीफर टू पेयर अप, है ना, और वो नीचे की तरफ T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन शुरू हो जाता है। और इस तरह से हमें जो बनते हैं वो कहलाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, और हम इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं, और लो स्पिन भी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अब इसके बिल्कुल उल्टी बात अगर हम करें कि अगर पाई पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेलो, तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर अप करना पसंद नहीं करेगा, और क्योंकि डेल का मान बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन आराम से T2G से EG में जा सकता है, और इसीलिए T2G में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। पहले इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा फिर T2G में आएगा। ओके, और यही कारण है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस और हायर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ऑल्सो नोन एज आयनिक कॉम्प्लेक्सेस। ओके, आप यहाँ देखिएगा कि डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से इसमें डिफरेंस बताया है। डी ऑर्बिटल है, इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल ओ इज़ वेरी लार्ज, तो आप देखिएगा कि अगर हम कोई कोबाल्ट +3 सिस्टम ले रहे हैं तो वी नो दैट देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल ओ इज़ मोर, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि पाई की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स T2G के अंदर पेयर अप हो गए हैं। क्लियर है भाई। लेकिन दूसरी साइड में अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तब क्योंकि डेल ओ की वैल्यू बहुत कम है ना, तो सबसे पहले T2G में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल 3 जाएंगे, फिर EG में 1 1 जाएगा, and then remaining electron will then occupy will get pair up in T2G orbital. Okay, so here you see the difference in both this
जो पहला मैंने आपको बताया जो कि राइट हैंड साइड में है, जहाँ में डेल की वैल्यू ज़्यादा होती है, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस क्योंकि डेल की वैल्यू ज़्यादा है इसे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। और क्योंकि इनमें अंदर वाली डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काम आती है, इसलिए हम इसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, और इसके बिल्कुल उलट जिसके अंदर डेल की वैल्यू कम होती है उसमें बाहर वाली डी ऑर्बिटल्स यूज होंगी संक्रमण में, और यही कारण है कि ये कहलाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इसलिए कहलाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन of crystal field stabilization energy for D1, D2, D3, D8, D9 and D10 configuration। आप देखिएगा बच्चों, इसमें मैंने 4, 5, 6, 7 नहीं लिखा है। इसका कारण यह है कि D1, D2, 3, D8, D9 और D10 के लिए चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कैलकुलेशन हमेशा सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इन कन्फिग्रेशन को लिखने का एक ही तरीका होता है। आप ध्यान से देखिए, D1 हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, D2 ऐसे लिखेंगे, D3 ऐसे लिखेंगे, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो कि वीक फील्ड हो। ओके, नाउ कैलकुलेशन आप समझिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से। तो आप देखिएगा द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज for D1 system is -0.4 del O, for D2 it is -0.8 del O, and for D3 it is -1.2 del O. Okay. Now similarly for the remaining configuration D8, D9, D10, again you see that in whatever way we write the configuration, whether we assume the complex as strong field or weak field, or वी कैन वैल्यू ऑफ डेल इज़ मोर और लेस। आप देखेंगे कि इनको लिखने का एक ही तरीका है हमारे पास में, और इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन T2G में हैं वी मल्टीप्लाई दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद -0.4 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन EG में है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 के साथ में। ओके, प्लस जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए उनका नंबर लिखते हैं और पाई लिख देते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देखिएगा कि हमने कैलकुलेशन करी है। नाउ नोट दैट द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द अबव कैलकुलेशन। ऊपर कैलकुलेशन में आप क्या नोट करेंगे? पहली बात तो यह है कि जब हम इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं तो वो लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती है ना। क्यों? क्योंकि चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इन कन्फिग्रेशन को लिखने का एक ही तरीका होता है, और इसलिए इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेम आती है। ओके, दूसरी बात यह है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें तो वो बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे कि वो फ्री मेटल आयन में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कन्फिग्रेशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि फ्री मेटल आयन में है। क्यों? क्योंकि इसको लिखने का हमारे पास एक ही तरीका है। ओके, नाउ वी कम टू द कैलकुलेशन ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी for the remaining configuration in octahedral field, that is D4, D5, D6 and D7. Now here again we have to mention the 2 point. Number 1 point, whether del is more than pi or whether del is less than pi, है ना। क्या del पाई से ज़्यादा है कि del पाई से कम है। ओके, तो हम दोनों फील्ड में कैलकुलेशन करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो लिगेंड की फील्ड पर निर्भर करती है, और वो अलग अलग होती है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। ओके, दूसरी बात, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का वो बिल्कुल सेम होता है जैसा कि फ्री मेटल आयन में होता है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का, है ना, वो तो डिफरेंट होता है, और ये सेम इसलिए होता है क्योंकि उनका कन्फिग्रेशन बिल्कुल सेम है। नाउ आप यहाँ देखिएगा कैलकुलेशन को, मैंने D4 के लिए कैलकुलेशन ली है दोनों फील्ड में। पहला फील्ड ये है कि अगर डेल की वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू पाई, तो आप देखेंगे कि क्योंकि डेल की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आराम से ऊपर चले जाएगा, वो पेयर अप नहीं होगा। जबकि अगर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में, तो डेल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना पसंद करता है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं और फॉर्मूला में हमने उसको रख के कैलकुलेट किया है। ओके, पहले वाले केस में एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और दूसरे वाले केस में एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने पाई लगाया है। सिमिलर इज द केस ऑफ द D5 सिस्टम। D5 में आप वीक फील्ड में देखिएगा वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, सो द नेट इफेक्ट इज
द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज 0। जबकि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है। क्यों? बिकॉज डेल इज मोर एंड हेंस इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड अप टू एंड द T2G ऑर्बिटल। ओके, सो द सिमिलर केसेस विद द D6 एंड D7 सिस्टम्स, यू सी इट, कि आप देखेंगे कि किस तरह से हमने कैलकुलेशन करी है। D6 में जब वीक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पहले नीचे पेयर अप होकर के उसके बाद ऊपर जाएंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द calculation crystal field calculation of crystal field stabilization energy in octahedral complexes. And my next video I will discuss the splitting of d orbitals in tetrahedral complexes. Okay, thank you so much.